अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और यहाँ पर हुकूमतें बनने का सिलसिला जारी है। फेडरल भी बन जाएगी, लेकिन मामला ये है हुकूमतें तो बन जाएंगी, चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं। MQM अगर नाराज़ है गवर्नरशिप के ना मिलने पर और दूसरी तरफ मौलाना साहब नाराज़ हैं, शायद वो तो सदर समझते थे ख़ुद को, लेकिन सदर वाला मामला उनका बन नहीं पाएगा, उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा और वो अपोजिशन के साथ बैठने को तरजीह देंगे तो मामला थोड़े से हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएंगे। अगर अपोजिशन की तादाद 100 प्लस हो जाती है, 100 भी हो जाती है, तो इतनी भारी भरकम अपोजिशन क्या हुकूमत से बर्दाश्त हो पाएगी? और एक ऐसी हुकूमत जो मखलूत है, जिसको दो बड़ी पार्टीज चलाएंगी और छोटी छोटी कई लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, या तो पार्टीज़ को या फिर लोगों को। अब मामलात ये हैं कि गवर्नमेंट के लिए जो बड़े चैलेंजेस हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है, 11.3 अरब डॉलर इकट्ठे करने हैं गवर्नमेंट ने इस साल बजट पेश करते करते। 6.3 अरब डॉलर तो निगरान गवर्नमेंट ने पहले 7 माह जो निगरान गवर्नमेंट के हैं उसमें कर लिया, पर ये जो इकॉनमी का मामला है ये इतना सहल है नहीं। और जो अब इसहाक डार साहब हमें कहते रहे इससे पहले कि आएंगे और मामला बेहतर हो जाएंगे, तो यहाँ पर कोई सुपरस्टार की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि एक सुपर टेक्नोक्रेट की ज़रूरत होगी जो आकर मामलात को ठीक करे। पुलिसिंग सिस्टम बद से बदतर होता जा रहा है और तशद्दुद का अंसर मुआशरे में भी बढ़ता जा रहा है। अपोजिशन मैं न मानूं की रट लगाती है तो क्या होगा? MQM अगर गवर्नमेंट के साथ नहीं आती, जो नाराज़ है, हो सकता है आ जाए, लेकिन नहीं आती तो क्या होगा? फिर सिंध हुकूमत में जाहिर है कि MQM एक बड़ी तादाद में MQM के अरकान मौजूद होंगे, वहाँ पर क्या होगा? कुछ लोगों ने 5वीं 7वीं और छठी बार हल्फ उठाया है, लेकिन सूबे की हालत नहीं बदल रही। बलूचिस्तान के डायनामिक्स चूँकि हमेशा से डिफरेंट हैं, तो इस बार भी बड़े डिफरेंट हैं। अब होगा क्या? 2.5 साल हुकूमत मिलेगी दो पार्टीज़ को, पहले की तरह जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सनाउल्लाह ज़ारी साहब को वज़ीर आला बनाया, या फिर जाम कमाल साहब हों, वहाँ पर कोई मुद्दत पूरी या तो करता नहीं, यहाँ पर शायद ख़ुद से करने को तैयार भी नहीं होता। अब जो मामलात जुड़े हैं ना इस वक्त नई गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस के, वो ये मखलूत हुकूमत चला भी पाएगी या नहीं, और अगर चला पाती है तो किस बुनियाद पे चला पाएगी? कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे, या फिर हमें दो और हम देखते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हों और जरदारी साहब प्रेसिडेंट हों, और सेनेट के लिए जो नाम अभी गर्दिश कर रहे हैं वो भी, उस पर भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या ये हकीकी मानों में ये नाम सेनेट में देखा जा सकता है या नहीं। और फिर अब सेनेट के अदाद शुमार भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये सारा कुछ होने वाला है बजट के आसपास और हुकूमत लेने के साथ साथ। पंजाब में मरीम नवाज साहिबा क्या कुछ कर लेंगी, और जो उस्मान बुज़दार साहब नहीं कर पाए उसको कैसे लोगों के लिए रफू का काम करेंगी, जो बेचारे पहले ही बड़े तकलीफ़ में है बिजली गैस के बिल को लेकर, महंगाई को लेकर, और हुकूमत के मुस्तहकम ना होने को लेकर तमाम लोगों के जहनों में शुकूक व शुबहात है। मियाँ नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं, क्यों लीड कर रहे हैं, हुकूमत लेना क्यों तरजीह की, और ओपोजिशन में बैठने को तरजीह क्यों नहीं दी? क्या वजह है? क्या कोई ख़तरा है, कोई डर है? नैब ख़त्म करेंगे, दूसरी तरफ नैब ने नए SOPs जारी कर दिए शायद लगता यूँ है नैब को समझ आ गई कि मियाँ साहब तो कह बैठे हैं स्टेज पे खड़े होकर कि नैब ख़त्म करेंगे तो हम भी ज़रा रिफॉर्म्स की तरफ चले जाते हैं। तारिक अजीज़ साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मसूद रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार एंकर पर्सन है। सना मिर्ज़ा सीनियर सहाफ़ी तजियाकार एंकर पर्सन है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम हज़रात का। तारिक साहब ज़रा, चूँकि ख़बर आपने ही बहुत पहले दी हमें प्रोग्राम में कि शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म है, जब तो कोई ज़िक्र नहीं था इस चीज़ का, और जरदारी सदर हैं, दोनों ख़बरें आपके पास से आई थी इस प्रोग्राम में। अब तो आ गए, अब तो मामलात सामने आ गए। कैसे चलेगी सर गवर्नमेंट, और कैसे होगा? लोग ही नाराज़ हैं। मौलाना भी पुराने हलीफ जो है अब वो हरीफ बन रहे हैं, MQM भी नहीं कोई बात मान रही। क्या होने क्या जा रहा है? थैंक यू एहसान, आपने मुझे याद भी करा दिया और बुलाया, टाइम दिया। पहली बात ये मौलाना फजल रहमान पे बात करते, मौलाना साहब जो हैं उनका ये बड़ा मौक़िफ़ है, वो अपनी पब्लिकली अपनी मीटिंग में, मजालिस में, जो अपनी पार्टी मीटिंग में ये कह चुके हैं कि हमें इस्तेमाल किया गया है। वो ये कहते हैं कि जब अपोजिशन में हम थे, इमरान खान साहब को हटाना था और ये जो तहरीक चलानी थी, PDM बनी, मुझे PDM का साहब आया तो मुझे इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल करके मुझे टिश्यू की तरह फेंक दिया गया, हुकूमत में चले गए, मुझे पूछते नहीं हैं। आपको पता है मौलाना साहब इक़्तिदार में के बगैर उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ना। उनका ख्याल था कि उनको बड़ा हिस्सा मिलेगा। एक तो उनके इलेक्शन रिज़ल्ट्स जो है, नतायज उसमें जो हैं, आपको याद होगा पिछली दफ़ा जो था इलेक्शन था उसमें उनकी 13 सीटें थी, अब वो 5-6 पे आ गई हैं।
तो उस तरह से वो जीत भी नहीं सके, इसलिए इससे थोड़ा सा पीछे चले जाए तो अपने हल्के से तो फिर नहीं जीत सके, पशीन से जाके नहीं जीत जीतना सके। और थोड़ा सा पीछे जाए तो वह जमात थी जो इलेक्शन की मुखालफत कर रही थी, ये आपको याद है ना, उन्होंने बिल्कुल मौलाना याद साहब है, कहते नहीं बिल्कुल अभी याद है। हालात ठीक नहीं है, हालात उनके अपने ठीक नहीं थे। तो वो उनको पता था कि ये क्या होने वाला है। हाँ जी, कभी सर्दी का जिक्र करते रहे, हाँ। कभी सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का कहते हैं, तो वो इलेक्शन चाहते नहीं थे, उनको पता था ये होना है। अब उनको हिस्सा वो मिला नहीं है, वो जीते भी नहीं है, एक अपनी आबाई सीट तो नहीं जीत सके। अब वो चाहते थे ये कि मुझे एक बड़ा हिस्सा मिलेगा, जो मैं पीडीएम का था। अब जिन्होंने ये डिज़ाइन किया, ये भी सुनने, डिज़ाइन जिन्होंने किया है, और ये उस डिज़ाइन में मौलाना साहब हैं ही नहीं। अच्छा, उसमें पीएमएल पीपल्स पार्टी का कोई रोल कसूर नहीं है मौलाना साहब का। कोई नहीं। कौम परस्तों का, नेशनलिस्ट जितने हैं, महमूद खां का, अख्तर मैंगल का, मालिक बलोच का, मौलाना का कोई रोल नहीं होगा ये जो हो। अब वो बीएपी का तो बड़ा खास रोल होने जा रहा है, सेनेट में भी और वैसे भी। किसका? बीएपी का। अच्छा, नहीं, बाप हैं। मैंने उस नेशनल पार्टी नहीं होगी, मालिक बलोच वाले। ठीक। बाप का तो एक एमएनए है, उनका भी उतना तो ख़त्म हो गया। पिछली दफ़ा 5 एमएनए बाप के, अब एक है खालिद मक्सी साहब में। एमपी उनके 4 हैं। तो बाप गवर्नमेंट में होगी, बाप होगी, एमक्यूएम ही होगी, काफ लीग होगी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी, तो वो बड़ी जमातें ही हैं। तो अब ये तो एक मौलाना साहब वाला बिल्कुल यकीनन बड़ा है कि उनको जब हुकूमत नहीं मिलेगी, वो नहीं बैठेंगे, तो वो बड़ी भरपूर पोजिशन करेंगे। और मौलाना साहब को ये मलका हासिल है गुफ्तगू के ऊपर भी, और अगर कोई उन्होंने प्रोटेस्ट का प्रोग्राम बना लिया, सड़कों पे आने का, कोई धरना देने का, तो वो भी उनके पास सीट पावर है। तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होगी। जीडीए भी सड़कों पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। एमक्यूएम के मामलात भी अभी तक तय नहीं हो सके, उसमें मुस्लिम लीग नून तो कुछ नहीं कर सकती, वो पीपल्स पार्टी वहाँ मान नहीं गई। अब वो जो है एमक्यूएम का ख्याल है कि कामरान टसूरी साहब को कंटिन्यू किया जाए और गवर्नरशिप हमें दी जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देने को तैयार नहीं है, वो एक उनका अलग से बना हुआ है। बलोचिस्तान में चले जाएँ तो वो 2.5 साल की बात करें। पीपल्स पार्टी, ये भी सोना, पीपल्स पार्टी 2.5 साल नहीं मानने को तैयार। वो कहते हैं हमारे पास मैंडेट है, हमारे पास ज़्यादा सीटें हैं, हमारा सीएम बनेगा, गवर्नरशिप आप ले लें। तो गवर्नर पे इत्तफाक हो गया है, बाकी हुकूमत साजी पे भी हो गया। स्पीकर पीएमएल से हिला दुरानी साहब होंगी, पहले भी स्पीकर ही हैं। अच्छा तारिक साहब, चूंकि ये सारी चीज़ें ना अभी डिस्कस कर रहे हैं, हाँ, सूबे के लिहाज से भी करते हैं और विफाक के, ज़रा सुनने वालों के लिए भी बड़ा ज़रूरी होगा। सना, कैसे देख रही हैं? वैसे तो मखलूत हुकूमत को हम जैसे भी देखते हैं वो पीडीए में निकलती है, लेकिन अभी देख कैसे रही हैं, क्या बनेगा? 2 बड़ी जमातों का कंसेंसस है, बाकी कुछ छोटी मोटी जमातें अपना अपना हिस्सा मांग रही हैं और बड़े ज़ोर शोर से। बहुत शुक्रिया। बात है छोटी जमातों की, तो मेरा ख्याल है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अलावा और कोई भी ऐसी छोटी जमात नहीं है जो कि पावर शेयरिंग में इम्पोर्टेंट। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हमेशा यही होता है कि उनसे अपना काम करवा के साथ कोई ना कोई हाथ हो जाता है। तो इस मरतबा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहुत कॉन्शियस है। वो इलेक्शन से पहले ही अपने मामला तय करना चाह रही थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि जो कानून साजी वो चाहती है बल्दियाती सिस्टम के हवाले से, जो वो 18वीं तरमीम के बाद एनएफसी के हवाले से चाहती है, वो तमाम वो चीज़ें हैं या ज़्यादातर वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। और मेरा ख्याल है कि यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इसलिए मुस्लिम लीग नून ने बेहतर ये समझा कि पहले पीपी के साथ मामला तय किया और उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से किए जाएं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक वफाकी वज़रा की चंद सीट्स हैं या जो चंद वजारतें हैं, वो तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मिल जाएंगे, उसको और किसी पॉलिटिकल पार्टी को एतराज़ नहीं होगा। जहाँ तक गवर्नरशिप की बात है, जो आपने अपनी गुफ्तगू के शुरू में जिसका जिक्र भी किया, आई थिंक कामरान टसूरी साहब के बारे में पहले से पता था कि अगर एमक्यूएम गवर्नरशिप मिलती है तो उनके कैंडिडेट वही होंगे। इससे पहले इरशाद लिबास साहब भी कितने अरसे तक गवर्नरशिप के ऊपर कब्जा किए रहे, फिर जब वो उनसे खाइफ हो गए और उनसे ज्यादा लाइंस क्रॉस करने के बाद वो अपने लिंक्स इस्तेमाल करने लगे और अपने जो की पावर से इस्तेमाल करने लगे, तब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उनको डिसोन किया था। कामरान टसूरी साहब का जरा परसेप्शन कुछ और है और उनके मामलात कुछ और हैं, तो आई थिंक उनसे बेहतर कोई चॉइस नहीं हो सकती थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास। लेकिन असल मसला यह है कि मुस्लिम लीग नून ने, अगर आपको याद हो, जब निगोसिएशंस खत्म हुई थी तो उस वक्त ये कहा था कि बलूचिस्तान में और इसके अलावा सिंध में हमारा गवर्नर होगा, लेकिन हम नामजद करेंगे। तो हमें उसी से समझ जाना चाहिए था कि वो ये डेजिग्नेशन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को देना चाहती है। असल मसला सिर्फ यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ये नहीं चाहती, लेकिन मुझे लगता यह है कि इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि एमक्यूएम को माइनस करके आप किसी भी तौर पार्लियामेंट में आगे चल नहीं बिल्कुल ठीक है सकते। अगर उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपोजिशन बेंचेस पर जाकर बैठ गई, जो कि वो नहीं बैठ सकती है क्योंकि वो खुद भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आई थिंक अगर वो अपोजिशन बेंचेस पर चली गई तो खुद ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी अफोर्ड नहीं करेंगे। जहां तक एक आखिरी बात सिर्फ मैं कहना चाहूंगी, जो आपने अभी की गवर्नमेंट
माहौल क्या बनने जा रहा है। मेरा ख्याल ये है कि लोग ये बात करें कि पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा गेम प्ले किया है। मुझे ये लगता है कि इसमें थोड़ा सा एडिशन कर देना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून ने आखिरी मौके के ऊपर गेम को थोड़ा सा तब्दील किया है। हमें ये लग रहा था कि सारे डिफेंसिव पॉइंट्स के ऊपर मुस्लिम लीग नून खड़ी है और पीपल्स पार्टी सब कुछ विन कर रही है, चेयरमैन सेनेट ले रही है, उसके अलावा प्रेसिडेंटशिप ले रही है, दूसरे सूबे में गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है। लेकिन आई थिंक मुस्लिम लीग नून ने ये कमाल जरूर किया कि ये कहलवाने में उनसे वो कामयाब हो गए कि हम हुकूमत का हिस्सा होंगे। अब वो चाहे भले ये कह दें कि हमें वजारतें नहीं चाहिए, लेकिन वो अपने मुंह से ये जरूर कह चुके हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा होंगे। तो अब चाहे अच्छे फैसले हों चाहे बुरे फैसले हों, आई थिंक पीपल्स पार्टी को भी उतना ही उसका मलबा बर्दाश्त करना पड़ेगा जिस मुस्लिम वेरी लीग वेल नून। सेड, वेरी वेल सेड। ये बात बिल्कुल ठीक, चूंकि मैंने पीडीएम के टाइम पे आप सब लोगों ने देखा मसूद भाई कि जब फैसलों की बारी आई तो उसमें फिर फाइनेंस को लेकर मलबा गिरा दिया और विन विन सिचुएशन फॉरेन मिनिस्ट्री पे ले ली। तो मुश्किल हो जाएगा इस बार इससे बचना, क्योंकि पहले ही नहीं बच पाए। और जो जिस तरह से वोटर ने वोट दिया और जिस तरह से सीट्स का तनासुब है वो सब तो इतना डाइवर्स हो गया कि किसी एक के पास कोई ऐसी मेजोरिटी भी नहीं थी किसी के पास XYZ कि वो हुकूमत बनाती। तो मजबूरी सबको एक दूसरे की है। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप कि एक दूसरे की मजबूरी बने हुई, लेकिन ये एक दूसरे की मजबूरी बने हुए या इनकी अपनी खुद मजबूरियां हैं, ये वही सब कुछ करेंगे जो पहले से मेरे ख्याल में डिसाइडेड है। और हुकूमत में रहेंगे, हुकूमत से अलग होना या हुकूमत में जाना इन लोगों की अपने बस की बात नहीं है। पॉलिटिकल स्पेस तमाम पार्टीज का बहुत श्रिंक हो चुका है और इस मौके पर ये कहना कि एमक्यूएम किसी किस्म के मसल्स शो करेगी या पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी का कोई फैसला कर देगी या खुद नून लीग कोई अपनी मर्जी का फैसला कर लेगी, ये शायद कहना अब मुनासिब नहीं होगा। वो वक्त गुजर चुका है। अब मुल्क को एक सिमत की जरूरत है, माशी सिमत की जरूरत है, मुल्क को तरक्की की जरूरत है, मुल्क को माशी मसाइल से निकलना है। तो इसके लिए एक रोड मैप पहले से मौजूद है, उस पर अब अमल दरामद होना है और इन तमाम पार्टीज को यकसुई के साथ उस प्लान के ऊपर चलना है। तो ये तमाम बातें कि कौन ये जो जितनी आपने नेगोशिएशंस देखी, मैं ये समझता हूं कि ये सब एक प्रोसेस का हिस्सा था। जैसे एक पॉलिटिकल प्रोसेस चलाया जाता है, चलना चाहिए, तो ये उसकी मंजर कशी थी, उसकी तस्वीर कशी थी। लेकिन असल में पहले दिन से ये तय था कि पावर शेयरिंग किस तरह से होगी, वजीर आजम कौन होगा। मैं पहले भी कई मरतबा कहता रहा कि नवाज शरीफ साहब आए तो जरूर हैं, वजीर आजम नहीं बनेंगे, और वो नहीं वजीर आजम बने। शहबाज शरीफ को ही वजीर आजम बनना था। आसिफ अली जरदारी साहब का सदर बनना ये बहुत पहले तय था। लेकिन ये जो नशिस्तें हुई हैं ये सब उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि आगे आप देखते रहें कि ऑपोजिशन जो है वो बेचैन रहे या हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें कुछ बेचैन रही, लेकिन ये सब निज़ाम को चलाते रहेंगे और निज़ाम अपनी तरह अपनी एक रफ्तार से चलता रहेगा। अच्छा तारिक साहब, जो सुन रहे थे हम कि कहीं से खबर या कहीं से आवाज़ें उठ रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से कि बैठ जाते हैं अपोजिशन में, और ये बात बिल्कुल मैंने खुद भी चूँकि बात की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं ये खाली कयास आराइयाँ नहीं है, मुस्लिम लीग नून के अंदर से कुछ स्ट्रॉन्ग जो कैंडिडेट्स हैं वो ये इस पे थे कि शायद वो मनाना चाह रहे थे। तो ये बात किस हद तक, चूँकि मेरी अपनी बात हुई तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ऐसा है, कई आवाज़ें हैं जो ये कहती हैं कि अपोजिशन में बैठते हैं, करने दें उन्हें गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, एक बड़ा मौसर आवाज़ थी, एक बड़ा धड़ा था, सीनियर लोगों को था। उसमें ज़्यादा एक ये भी था, एलिमेंट था, जो लोग इस पार्लियामेंट में नहीं आ सके, वो इस सिस्टम से बाहर थे, तो उनका ये ख्याल था कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। हम कह दें पीपल्स पार्टी हो चाहे PTI हो, जो जिसकी गवर्नमेंट बनती है बनाए, तो हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। उसकी शक्ल ये बनानी थी या तजवीज़ थी कि पंजाब, हम अपने पंजाब में गवर्नमेंट बनाएं, वहाँ वाज़ेह अक्सरियत है, पंजाब ही उनकी बेस है, वहाँ ही उनको वोट मिलती है। तो उसको जो है शहबाज शरीफ साहब जो हैं CM बन जाएँ और पंजाब संभाल लें, टेक ओवर करें, डिलीवर करें, परफॉर्मेंस दिखाएँ। जबकि मरियम नवाज़ जिनका एक एग्रेसिव सियासत का अंदाज़ है और सियासी बयानियाँ लेके चलने में उनको थोड़ा सा बेहतर है, तो वो अपोजिशन लीडर के तौर पे बैठ के नेशनल असम्बली अपोजिशन करें। तो वो ये एक अच्छी तजवीज़ भी थी इस लिहाज से कि वो दो चीज़ें होती हैं पार्टी में, परफॉर्मेंस और बयानियाँ, तो दोनों साथ साथ लेके चलते हैं। और अगला इलेक्शन जब भी होता, 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, तो मुस्लिम लीग एक अच्छी पोजीशन पे आ सकती थी। एक तजवीज़ ये थी, मौजूद थी और बड़ी मौसर आवाज़ थी। लेकिन ये डिज़ाइन इसलिए, डिज़ाइन ऑलरेडी यही था कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बने, इन्होंने हुकूमत लेनी है, उसमें ये आगे पीछे हो नहीं सकते थे। अच्छा सना, अगर हम देखें, एक वैसे ही बात कर रहा हूँ, अगर हम देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर अपोजिशन में बैठ जाती
तो आपके ख्याल में जो रही सही साख है, अब इन पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी स्पेस खुद ख़त्म की है, खुद से जल्दबाजियाँ करके, खुद से हुकूमत लेने के चक्कर में, खुद से अपोजिशन से बाहर जाने के चक्कर में, हर चीज़ के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ने खुद अपनी स्पेस ख़त्म की। फिर कहते हैं जी सिस्टम हमारा नाकारा हो गया। तो अगर बैठ जाती तो क्या बेहतर फैसला होता मुस्लिम लीग नून के लिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट अजीज साहब की बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। कागजों में कहीं भी नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। जब वो लाए गए तब भी, जब इलेक्शन हुआ तब भी। शहबाज शरीफ साहब वाज द प्राइम कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप। ठीक है, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से एक खास शख्सियत की ख्वाहिश थी कि उनको पंजाब में वजीर आला बनाया जाए, क्योंकि वो उनकी किताबों में अच्छे नोट के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन बात यह है कि अपोजिशन में बैठने की अगर फैसला मुस्लिम लीग नून करती तो ये बहुत बड़ी और बहुत बेहतर चॉइस होती। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हवा खड़ा किया हुआ था कि हम 180 नशिस्तें जीते हैं, प्रैक्टिकली वो 150 नशिस्तें भी नहीं जीते हैं। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मामला चलेंगे, मैं ये इसलिए इस चीज का हवाला दे रही हूँ कि वो 35 पंचर वाला मामला हमें याद है कि उन 35 पंचरों में से कितने पंचर वाकई जाली थे और कितने पंचर जो थे वो असली थे। तो आई थिंक ये जो 180 का हवा भी खड़ा किया है, वक्त के साथ ये भी पता चलेगा कि फॉर्म 45 की असल स्टोरी क्या है और किस तरीके से किन किन हलकों में ज्यादा नंबर था और किन किन हलकों में जितना टोटल वोट रजिस्टर हुआ था उससे भी डबल वोट जो है वो पेपरों में जाहिर हुए। तो आई थिंक ये पूरा एक प्रोसेस था और इसके हवाले से कुछ और कंट्रोवर्सीज भी हैं जिसपे इस्लामाबाद में बात हो रही है, लेकिन ये आने वाले दिनों में खुलेंगी। मुस्लिम लीग नून अगर तो अपोजिशन में बैठती तो ये बहुत बेहतर चॉइस होती, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि जो डिजाइन बनाया गया था उसमें मुस्लिम लीग नून को ही क़यादत देनी थी। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ी वजह मियां नवाज शरीफ साहब की खामोशी भी थी। उनको पता है कि उनकी सियासत का आखिरी दौर चल रहा है, उन्होंने नहीं किया, तो फिर उनकी जिंदगी में मरियम नवाज साहिबा अगले टेन्योर या उससे अगले टेन्योर में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकी, कभी भी कौमी असेंबली में नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि उनको पता है कि तो बिलावल वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी स्ट्रेंथ वहां पर। तो आई थिंक उनकी चॉइस ये थी कि चाहे ये गवर्नमेंट जो अब बनने जा रही है भले 2 साल 3 साल 2.5 साल ही रहे, 5 साल किसने देखे हैं, तो इसमें एक मरियम नवाज साहिबा हाथ साफ कर ऊपर और उसके बाद अगले इलेक्शन में उनको फेडरेशन में लाया जाए ताकि वो उस मेल पहुंच सके और उसकी उसकी जो एक डिलीवरेंस का स्टाइल है आ सके। लेकिन असल चैलेंज ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक मॉडल सेट सीएमशिप में पंजाब में, तो आई थिंक ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। जहां तक ऑपोजिशन में बैठने की बात है तो इन एनी केस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ऐसा नहीं करना था। अगर ये ऐसा करते तो इनके हाथ से मामला चल जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डोल गेम ये खेला है कि उन्होंने गवर्नमेंट का सपोर्ट करने के साथ साथ ये भी कहा है कि हम वजारतें नहीं लेंगे। इसका मतलब यह है कि हम पर किसी हद तक तनकीद भी करेंगे, क्योंकि वो तमाम पॉइंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गोद में नहीं डालना चाहते। क्योंकि इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन करेगी, आप उनको पार्लियामेंट से वॉकआउट करता हुआ नहीं देखेंगे, आप उनको पार्लियामेंट की सीटें छोड़ता हुआ नहीं देखेंगे। इस मर्तबा वो पार्लियामेंट में बैठेंगे और उनका एक ही मोटिव होगा कि ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे। खेलने यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा सना, अगर मैं यही बात थोड़े से इसको आगे फिर मैं मसूद भाई, ये जो इन्होंने पिछली दफ़ा किया, हर तरह की गवर्नमेंट से भी चले गए, पंजाब से भी चले गए, पार्लियामेंट से भी चले गए, तो आपको ये बात लगता है कि बहुत बड़ा डैमेज भी पहुंचा उन्हें खुद भी, और उसके लिए वो शायद चीज़ें सीख भी रहे हैं? सीखी होती तो अली अमीन गंडापुर साहब जैसी शख्स किया जाता खैबर पख्तूनख्वा में। ये अलग बात है कि उनको खुद पता है गंडापुर साहब को कि 26 से ऊपर मुकदमात मेरे ऊपर हैं और अगर मैंने दाएं बाएं किया तो फिर मुझे इसका कुछ ना कुछ खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो आई थिंक इसी वजह से जब उनको नॉमिनेट किया गया तो अगले दिन उन्होंने एक बड़ा व्हाइट फ्लैग लहराया, ये कहते हुए कि हम मुल्क के साथ चलना चाहते हैं, मुल्क को साथ लेकर चलना चाहते हैं, विफाक को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो हो सकता है कि वो हमें एक बदली हुई शख्सियत जरूर नजर आए, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है उन्होंने बहुत कुछ नहीं सीखा है, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोशिश है और ये उनको समझ भी आ गया है कि अगर आपने सियासत करनी है तो आपको पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए करनी पड़ेगी। जो गलत फैसले हैं, अगर आप खान साहब को बखूबी समझते हो तो उनको अपने माजी के किसी भी फैसले के ऊपर शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। ये बड़े अरसे तक नवाज शरीफ साहब की भी आदत रही थी, लेकिन अब जाके उनको एहसास होता है कि उन्होंने माजी में गलतियां की हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त सिर्फ एक चॉइस है, वो ये है कि वो खैबर पख्तूनख्वा को एक रोल मॉडल बनाए,
देखिए, इसमें हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में शायद पीटीआई पहली जमात है जिसको तीसरी मर्तबा जी इलेक्ट हाँ, किया गया बिल्कुल, है। इससे इससे पहले पहले हर खैबर मर्तबा अगले पख्तूनख्वा इलेक्शन के में लोगों ने नहीं दिया ये बिल्कुल मौका। पिछली जमात को रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन इस मर्तबा सबसे ज्यादा वोट बैंक, सबसे ज्यादा वोट जो पड़ा है माजी के इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए, वो इस मर्तबा केपी के इलेक्शन में पड़ा है। उसमें खवातीन का भी रिकॉर्ड वोट पड़ा है। तो आई थिंक कुछ ना कुछ पीटीआई ने डिलीवर किया है जिसकी वजह से पीटीआई को चुना गया। ये सिर्फ सिंपैथी वोट काउंट नहीं किया जा सकता। तो इस मर्तबा अगर डिलीवरेंस के ऊपर फोकस होगा, और एक जबरदस्त ये सके हैं वो ये किस मर्तबा जो पार्लियामेंट बनेगी उसमें पीटीआई की तरफ से 90% वोकला की रिप्रेजेंटेशन होगी। अब आप इसे अंदाजा लगा लें कि लेजिस्लेशन से लेके किसी भी किस्म के बिल पेश करने तक हर जगह पर आपका वास्ता वकीलों से पड़ेगा। सही तो बात आप है। ये सोच लें कि सियासतदान किस तकलीफ दे मरहले से गुजरेंगे ये और अच्छा फिर उसमें पॉइंट है। उनका कैथारसिस अलग होगा। जी बहुत अच्छा पॉइंट है मसूद भाई, ये पॉइंट वाकई में बिल्कुल ठीक है कि जब आपने लेजिस्लेशंस कर, और अभी तो बहुत होनी है, नैब खत्म होगा तो एक पूरी लेजिस्लेशन होगी। एक कोई जुम्बिश कलम से नैब नहीं खत्म हो जाएगा। नैब को ख़त्म करने के लिए बड़ा उन्होंने भी नए खैर एसओपीज़ जारी कर दिए फौरी फौरी। उन्होंने कहा इससे पहले कि इदारा ख़त्म हो हम एक एसओपीज़ जारी कर देते हैं। लेकिन ये जो मैं ना मानू वाली बात है ना, और केपी और फेडरल ये कैसे चलेंगे? केपी फेडरल, अगर अली अमीन गंडापुर कह तो रहे हैं, लेकिन केपी और फेडरल का एक साथ चलना, आपको पता है परवेज खटक साहब जब वहाँ वजीर आला थे तो तब भी एक अजीब सी सिचुएशन रही और सारा कुछ हमने देखा। तो केपी और फेडरल ये कैसे चलेगी, कैसे? देखिए, नैब के बारे में आपने कहा तो नैब, आप भी यहीं पर हैं, मैं भी यहीं पर हूँ, हम सब हैं। तो नैब कौन खत्म करता है और कैसे खत्म करता है ये हम देखेंगे। नारा था। नैब भी रहेगी और ऐसे ही रहेगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि बात हुई यहाँ पर सियासत पर हम तनकीद जरूर कर सकते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो भी सियासत रही, मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आई है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में उसकी मेजॉरिटी है तो इसलिए है कि वहां पर वो सब कुछ हो नहीं सका जो पूरे मुल्क में हो गया। अगर वो सब कुछ पूरे मुल्क में ना होता तो शायद पूरे मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी जमात बनकर तहरीक इंसाफ सामने आती। तो आप उनकी सियासत पर कितनी भी तनकीद करें, एक बड़ी सियासी जमात बनकर और मजबूती के साथ नहीं, इससे तो तहरीक इंसाफ देखिए इन नामसाइल मसूद भाई, हालात में वापस आई एएनपी है। पर लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया। एएनपी रिवायती जमात है और सूबे का नाम लेने वाली जमात है ना, जिसको तो शुरू से ये मामला था कि सूबे का नाम और उनकी सियासत सूबे के नाम से होती रही, तो वो भी हो गया। एएनपी को लोगों ने रिजेक्ट, लेकिन सीखा क्या, ये मामला है। मैं केपी और फेडरल के एक साथ चलने की बात कर मैं उसी तरफ आ रहा था। देखिए, हमें समझने की जरूरत है कि एक सियासत के हम आदी हैं। इस मुल्क में एक तरह की सियासत होती रही है, वो सियासत इस मुल्क को डिलीवर नहीं कर सकी है। आज अगर हम मकरूज हैं, हम तरक्की याफ्ता नहीं हैं, हम तरक्की पजीर में भी कहीं बहुत पीछे जाकर आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि कुछ खराबियां मौजूद हैं, बुनियादी खराबियां मौजूद हैं। जो फैसले लिए तहरीक इंसाफ ने, उसने चाहे वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां खत्म करने का मामला हो, मरकज से निकलने का मामला हो, हर जगह आपने देखा कि एक आईनी बहरान पैदा होता चला गया जो नहीं होना चाहिए था। आईन में सब कुछ वाज़ेह लिखा था, लेकिन वो नहीं माना गया। तो इस बात की बहुत बेहतर तरीके से अवाम में पहचान हो गई, उनको समझ में आ गया कि ये मामला जिस तरह से चलाए जाते हैं वो कोई आईनी तरीके की वजह से नहीं चलाए जाते, बल्कि ये एक सिस्टम है। उस सिस्टम को कहीं ब्रेक जरूर लगा इन तमाम मामलात की वजह से। ठीक है। तो यही बुनियादी वजह थी कि तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा और वो इस दफा खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत बना रहे। और अगर इंटरनेट बंद नहीं होता, बल्ले का निशान नहीं लिया जाता, पाबंदियां नहीं होती, पकड़ दकड़ नहीं होती, तो हालात बहुत मुख्तलिफ होते। बहरहाल ये कैसे चलेंगे? ये चलेंगे सर, ये बिल्कुल चलेंगे, ये बिल्कुल उसी तरह से चलेंगे जैसे पहले चलते आए हैं। इनके चलने या ना चलने से मामला नहीं है। मामला तो यह है, देखिए हमारी मईशत जो है ये अब आप समझते हैं कि पार्लियामान में बैठे हुए लोग वो फैसले करते हैं, तो वो फैसले नहीं करते, और अगर करते थे तो अब नहीं करेंगे। ये हमें वाज़ेह होना चाहिए। दिफा के मामलात वो नहीं देखेंगे, खारजा के मामलात वो नहीं देखेंगे। वो जो मामलात देखेंगे उसमें लड़ते बढ़ते रहें, आवाम का नुकसान करते रहें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस वक्त कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो ये चाहती हो कि वो इख्तिदार में आए। नून लीग नहीं चाहती थी इख्तिदार में आना, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती इख्तिदार में आना। एमकेएम की ख्वाहिश जरूर हो सकती है, मगर एमकेएम के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो कराची डिवीजन के अंदर सिर्फ एक सीट पर रनर अप। अच्छा मसूद भाई, जो मेरी थोड़ी जी। सी एक थोड़े से, इसमें आप तीन हजरात भी सीनियर है, मेरी एक थोड़ी सी जो बातचीत हुई या मेरी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई बातचीत से,
शायद शुरू में नहीं आना चाहते थे इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी, लेकिन 54 सीट के बाद उन्हें ये पता लग गया कि अपोजिशन लीडर तो नहीं बनते। तो अपोजिशन लीडर अगर नहीं बनते बिलावल भुट्टो, तो फिर अपोजिशन में बैठने का उनको फ़ायदा सिफर है। फिर उन्होंने फैसला किया कि नहीं, CEC में ये मामला होते, उन्होंने कहा नहीं भाई, हुकूमत का हिस्सा बनते, कम से कम सदारत तो ले लेंगे। राय आमा क्या बन रही है? पॉलिटिकल पार्टीज के लिए राय आमा इंपॉर्टेंट होती है कि पब्लिक में उनका इमेज क्या है, और जो उनका इमेज पब्लिक में है वो आप भी बेहतर जानती हैं और मैं भी बेहतर जानता बिल्कुल हूं। ठीक। ये इमेज ना तो पीपल्स पार्टी को फायदा देगा, ना नून लीग को फायदा देगा, ना MQM को फायदा देगा, जो भी इस वक्त हुकूमत में मौजूद है। फैसले इनके हाथ में नहीं है। जो अच्छा होगा वो कहीं और जाएगा, और जो बुरा होगा वो इनके खाते में आएगा। ठीक हो गया। तारिक साहब क्या कहते हैं जी? यही बात अगर हम सूबाई बुनियादों पर भी देखें, यार आपने जो बात की ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक चॉइस था कि वो अपोजिशन में चले जाएं। उन्होंने कोई अपोजिशन में नहीं जाना था, तयशुदा था, इन दोनों ने हुकूमत बनानी है। प्रेसिडेंट जैसे इन्होंने पहले भी कहा कि जरदारी साहब का भी तय था, शहबाज साहब का तय था, तो पीपल्स पार्टी ने कोई अपोजिशन नहीं बैठ रहा था। वो शोर शराबा होता है, ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए होता है कि हम नहीं बैठ जाएंगे, हम बिलावल का स्टांस अलग होता है, थोड़ा अग्रेसिव होता है। उनके वाले साहब जो है ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसे मुस्लिम लीग नून में भी जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ा उनका मसलहत वाला होता है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट होता है, मरियम नवाज साहब का अग्रेसिव होता है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है, लेकिन फैसले मिल बैठ के दोनों पार्टियां करती है जिसमें उनको फ़ायदा होता है। ठीक हो गया। ये ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी MQM वाला जो है कि इशू वो है, वो उनका अभी उनका जो हक बनता भी है कि गवर्नरशिप उनको मिलनी चाहिए, और मुस्लिम लीग ने इस बात पे एग्री है, लेकिन पीपल्स पार्टी वो नहीं देना चाहती। उनके असल में बड़े तल्ख मामलात हैं जी, उनके जो बहुत पास्ट है ना, वो सिंध के अंदर बड़ा तल्ख रहा है। अभी खास तौर पे हम अगर एडमिनिस्ट्रेटर को लेके देखें ना कराची के, तो वो बड़ा मसला है। अभी इलेक्शन जो लोकल बॉडीज का भी हुआ उसके हुआ है, तो अब MQM की तो वो बेस है, जैसे इनकी पंजाब है उनकी, तो वो MQM को वहाँ स्पेस देना नहीं चाहते। जैसा मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं देना चाहती थी। आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में क्यों नहीं बैठी। अगर उनको पंजाब में हिस्सा देते तो वो यहाँ बैठने को तैयार थे। जी हाँ, लेकिन वो मांग भी तो ब्यूरोक्रेसी रहे थे। हाँ, वो कौन देता? तो वो कह रहे थे हमें ये भी दें, ये भी दें, ये भी दें, तो वो वहाँ अगर पंजाब में इनको स्पेस मिलती तो फेडरल गवर्नमेंट बैठते। अब इस तरह अपनी बेस पे तो कोई उसको नहीं जाने देता। तो लेकिन MQM का बेस भी तो वही कराची है और हैदराबाद है, सिंध है, तो उनको भी स्पेस नहीं मिल रही, तो ज़ाहिर उनका जो थोड़ा इख्तलाफ हुई। और ये मेरा अब जो आप लोगों से बात है ना, ये इतने कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तारिक साहब, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसमें हमारे पास जो बड़े मसाइल, अभी तो मसूद भाई ने खैर उसका जिक्र भी कर दिया कि खारजा दिफा जो है और खारजा वो अलग अलग मामलात हैं, उसको अलग। उसके बावजूद जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है और जो इकनॉमिक क्राइसिस है हमारा, ये दो बड़े ख़तरनाक मामलात हैं, क्योंकि इकनॉमिक क्राइसिस से आम आदमी भी जुड़ा है, और जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हैं वो सिक्योरिटी के लेवल तक जाते हैं, नेशनल एक्शन प्लान, दीगर मामले, तो उससे भी आम आदमी जुड़ा। ये दो मामलात बहुत हद तक हमारे बहुत टेंस हो रहे हैं, और इस पर काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन गवर्नमेंट का। क्या सोच समझ है, या फिर वही होगा जो PTI गवर्नमेंट में उतारा जी, एक के बाद एक वजीर ख़जाना बदलते रहो? नहीं, ऐसी सोच तो उनके पाई जाती है। उनको पता है कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो इकानमी है, और इकानमी के हालात क्या हैं, ख़जाने में क्या पोजीशन है, दुनिया कहाँ खड़ी है, हम कहाँ खड़े हैं, CPEC कहाँ खड़ा है, ये सबको पता है। लेकिन ये जो इकानमी का चैलेंज बहुत बड़ा है, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी इसके ऊपर जो है ये कोई काबू पा लें और मुआशी क्राइसिस से हम निकल जाएं। ऐसा कोई सीन होने नहीं जा रहा। एक मौजज़ा कोई हो जाए, कोई जादू की छड़ी हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ बज़ाहिर ऐसी चीज़ें नहीं हैं। और CPEC चीन भी हमसे कोई ज़्यादा खुश नहीं है। पिछले 5 साल जो थे, 3.5 साल PTI के थे, वो CPEC $25 अरब के टोटल मंसूबे हमने पूरे किए हैं। हम इसको अभी तक 40 पे नहीं लेकर गए, जबकि खुली स्पेस है, इकोनॉमिक जोन्स आपके फाल नहीं कर पाए। उस पिछली गवर्नमेंट ने तो खैर इसको बड़ा मामला रहा उसको तो, और फिर एक खत भी लिख दिया ना IMF को। ये भी एक अलग मैटर है। ये एक बड़ा कितनी अफसोसनाक है कि ज़ातियात के ऊपर, सियासत के ऊपर, इसके ऊपर पहले भी आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब PDM में गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने 2 सूबों को, इमरान खान साहब ने कह दिया था अपने CM चीफ मिनिस्टर्स को कि आप जी उनको IMF को कहें कि इनको पैसे ना दे, हमें दें। ये सेकंड टाइम हुआ है, ये सेकंड टाइम हुआ है कि अब भी उन्होंने खत लिख दिया है। बल्कि कल उन्होंने मेरा हुमायूं और नहीं, उनका मिस्टर गोयल ने कहा कि हम यूरोपीय यूनियन को भी खत लिखेंगे, वर्ल्ड बैंक को भी खत लिखेंगे। इससे भी वो आगे चले गए हैं कि इनको पैसे ना दें। भाई, इनको पैसे नहीं देंगे, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। तो आप अपनी सियासत बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को, रियासत को स्टेक पे बदला लेने के लिए आप स्टेक को, अपने अवाम को भी स्टेक पे लगाते हैं, मुल्क को स्टेक पे लगाते हैं। मुल्क ख़त्म हो जाए, नाउज़ुबिल्लाह, खुदा न खास्ता तबाह हो जाए, लेकिन आप अपनी सियासत देखना चाहते हैं।
सना, रियासत और सियासत, एक तो ये आईएमएफ वाला मामला चल निकला तो इस पर भी बात कर लेते हैं। इस तरह की चीज़ें पहले भी देखी हमने, मेरी हुकूमत नहीं तो फिर मुल्क में भी किसी की हुकूमत नहीं। ये रवैया, ये बड़ा ख़तरनाक रवैया है। पीपल्स पार्टी के साथ बैठते तो लचक दिखाते, शायद गवर्नमेंट बना लेते। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो कुछ नहीं मानना। और जिन हलकों का आप बिल्कुल ठीक जिक्र कर रही थी, फॉर्म 45, 46, 47 का, इन्होंने सिर्फ 34 पर बात की है अभी तक। ये तो 180, 170 सीटों की बात करें, 34 पे, उसमें से भी 5, हाँ, और वो भी मिला के कुल 135 के करीब शायद बनती हैं कुछ ऐसे ना, तो उससे ज़्यादा की नहीं बन रही। तो बात, असल हकीकत यही थी। जी तो सना। एक 15 से 20 के करीब सीटें हैं जिसपे वाकई ये कहा जा रहा है, जी मेरी आवाज अगर जी आपको आ आ रही रही है, है, सिर्फ बिल्कुल आ 15 से रही है। 20 के करीब सीटें हैं जिसपे कहा जा रहा है कि वाकई जेन्युइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। तो वो सीटें भी इसलिए थोड़ी सी उस पे कहा, क्योंकि देखिए सच्ची बात यह है कि कोई भी पाकिस्तान का इलेक्शन ट्रांसपेरेंट और फेयर तो कभी हुआ नहीं। सही तो बात। ऐसे हमें इस पे भी खुल बात कर लेनी चाहिए कि ऊपर भी तहफुजात थे। तो अगर वो 15 से 20 सीटें अगर नून लीग को दी गई, तो उसकी एक वजह ये भी थी कि फिर नून लीग 79 से रिवर्स होके 59 पर आ जाती, तो फिर वो और पीपल्स पार्टी बराबर की पोजीशन पे आ जाते। पीपल्स पार्टी को कभी भी ड्राइविंग सीट नहीं दी जानी थी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो अल्टीमेटली नून को ही दी जानी ठीक। थी। 15-20 सीटें नून के खाते में डाली गई, और कुछ ऐसे भी हल्के थे जहां पर जेन्युइनली नून लीग की बड़ी थी, जहां पर इनकी टांग खींच के इनको जबरदस्ती किसी हद तक हरवाया भी 700 वोटों की लीड से जिताने के लिए कि देखें हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं कि हम आपको जितवा रहे हैं। तो अंदरूने खाना नून लीग बहुत अच्छे तरीके कि वो इस पूरी सिचुएशन में इस्तेमाल हो गए। आपको अगर याद हो तो 8 फरवरी को मियां नवाज निकले थे, तो उन्होंने कहा आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जितवाएं लेकिन उसको 2/3 अक्सरियत दें, उसको सिंपल मेजोरिटी सिंपल दें। मेजोरिटी। अगर आपको बात याद हो करके नहीं कह रहे थे, वो जिनको मुखातिब करके कह रहे थे वो उन्हीं को बता रहे थे कि आप ये जो कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा था मुख्तलिफ हलकों से कि उनकी जमात के साथ हो क्या रहा है। और कुछ हल्के जरूर के साथ तरीके पर उनको बड़े जबरदस्त काम, कुछ हल्के ऐसे थे जहां पर ऐसा कोई कामयाबी नहीं थे, जहां पर टोटल में अभी भी उस बात पर कायम हूं कि जहां पर टोटल वोट जो रजिस्टर्ड था उससे डबल वोट पड़ा है। वो वोट कैसे पड़ा आपको, जब वो वोट वहां मौजूद, तो आपने कहीं ना कहीं पे कुछ, मैं आपके साइड पर हूं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि अगर ये आप कह रहे हैं कि जी इस मर्तबा यंगस्टर्स ने, आपके यूथ ने बिल्कुल तबाही मचा दी और उन्होंने पाकिस्तान की तारीख बदल दी, तो कंप्लीटली ऐसा नहीं है। किसी हद तक जरूर है लेकिन सोशल मीडिया के हद तक तो ऐसा मुकम्मल है, तौर लेकिन पर हाँ, नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ में और ऐसा जहाँ, बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो खत वाला मामला है सना, ये तो आप अपनी गवर्नमेंट की सोशल मीडिया तो एक अलग ही मीडियम है। जी जी, अच्छा, जो खत वाला सॉरी मुझे मामला आपकी बात नहीं आईएमएफ समझ को, आई। आईएमएफ को जो खत लिखने का मामला है, जी ये किस हद तक पाकिस्तान के लिए रप्चर हो सकता है? खैर, उन्होंने खुद भी कह दिया कि हम इसको सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन ये देखिए कोशिश असल गलत में, है। हाँ नहीं, मैं आपको ये कहना चाहूंगी। देखिए ये खत पे मुझे एक और खत याद आ गया, जब वो खत लहराया गया था जलसे में और बताया गया था कि ये देखिए ये कॉन्स्पिरेसी अमेरिका मेरे खिलाफ कर रहा है, आर्मी चीफ मेरे खिलाफ कर रहा है, फिर वो 15 लोग उसमें बदले। लेकिन आप दिलचस्पी की बात देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये क्रेडिट मिलना चाहिए कि इतनी जबरदस्त उनकी यूएन से लेके अमेरिका तक, अमेरिका से लेके दूसरे जो ह्यूमैनिटेरियन इदारे हैं उन तक, हर इदारा ये बात कर रहा है कि जी कम से कम आप इलेक्शन ट्रांसपेरेंट करवाए, उनके एतराजात दूर करें। तो आप कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितना जबरदस्त तरीके से अपनी लॉबिंग की है कि तमाम तर तनकीद के नश्तर के बावजूद अमेरिका के खिलाफ वो उनके हक में बयान है। वो भी बिल्कुल ये ठीक। कह रहे हैं कि जी वहां उसके ऊपर जब तक हम इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन जिन इसको रिजर्वेशन से उन जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले इन इदारों के ऊपर भरपूर काम किया है, इन मुल्कों के ऊपर। और जहां तक खत की बात है, तो आई थिंक ये सिर्फ एक प्रेशर करने की टैक्टिक है। ये यहाँ मौजूद इदारों को और हुकूमत को सिर्फ अंडर प्रेशर करना चाहते हैं कि देखिए अगर लेकिन ये आपने हमारे सिलसिला साथ, कम से कम रुकना फिर हम चाहिए सना। इंटरनेशनल इस इदारों, बिहेवियर की तो कम से कम नफ़ी होनी चाहिए, चाहे कोई भी करे। इस बिहेवियर की नफ़ी बहुत ज़रूरी है। मसूद भाई, इस पर आपका कमेंट। इस बिहेवियर की नफ़ी इसलिए भी ज़रूरी है कि ये मसला आपका मेरा है, ये मसला पाकिस्तान का है, ये मसला कि नवाज शरीफ का या जरदारी का नहीं है। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। और जब ये बात हो गई कि ये तय था कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाना है और नून लीग को ही इक़्तिदार में लेकर आना है, तो फिर ये जो इलेक्शन था और इसके इर्द गिर्द जितनी चीजें थी, ये सब तो फिर नुमाइशी थी ना, तो इन पर तो फिर बात होनी नहीं चाहिए। जहां तक ये खत वाली बात है, देखिए बड़े कॉम्प्लेक्स मामला हैं।
इतने सादा मामला नहीं है। जब जब आप कहते हैं कि ये हमारा मामला है, मुल्क का मामला है, मुल्क की बका का मामला है, तो क्या ये इलेक्शन छोटा मामला है, जिसको हम हर दफा ये कह देते हैं कि कोई इलेक्शन हमारे यहाँ दुरुस्त हुआ नहीं, और बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि हर इलेक्शन ही हमारे यहाँ फ्रॉड इलेक्शन हुआ है। ये इलेक्शन भी फ्रॉड हो गया तो कौन सी बड़ी बात है, अगला इलेक्शन भी फ्रॉड हो जाएगा तो कौन सी बड़ी बात होगी, कहीं ये मामला रुकेगा? ये कोई छोटी बातें नहीं है क्या हमारे लिए? क्या ये बातें हमारे लिए छोटी नहीं है कि हमारे यहाँ इस वक्त 10 करोड़ बंदा जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार सही रहा बात है? है। ये हमारे लिए कोई कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ 19 लाख बच्चे 5 साल से कम उम्र के हर साल मर जाते हैं ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से, सेहत की सहूलियात ना होने की सही वजह बात से। है। ये हमारे लिए कोई बड़ा 2.5 मामला नहीं करोड़ है, बच्चे हमारे तालीम लिए की ये बड़ा सहूलत से मामला है। महरूम है। हाँ, तो यानी घुट-घुट के मरना है तो घुट-घुट के मर जाइए, वरना अगर एक सांस में मरना चाहें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बहुत आसान सही मौत है हो मसूद जाती भाई, है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मसूद रज़ा, सना मिर्ज़ा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। और तारिक अजीज़ साहब, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। बड़ी हेल्दी डिस्कशन थी आज। हमने कोशिश की कि सारे उन पहलुओं पर बात कर लें जो इस वक्त मसाइल से जुड़े हैं। उन मसाइल से निकलना या प्रेशर टैक्टिक्स, इनसे जान छुड़वाना बहुत ज़रूरी हो गया, और शायद थोड़े से सियासी कल्चर में भी तब्दीली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आते हैं तो ज़रा गज़ा की सिचुएशन पर लाजमी बात करेंगे। वहाँ पर एक बार 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 ये कह रहा हूँ कि एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, एक बार फिर से बैनुल-अक़वामी जो गवर्नमेंट सतह की खामोशी है, लेकिन अवाम में अब तज़ब्ज़ुब पाया जाता है और दुनिया भर में मुज़ाहरे भी हो रहे हैं, लेकिन इसराइल अपनी जारियत या दहशत गर्दी से बाज नहीं आ रहा। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। रोज़ाना की बुनियाद पर एक नई सिचुएशन जन्म ले रही है फ़लस्तीन में। रोज़ाना की बुनियाद पर एक नया इंसानी बहरान, एक नया अलमिया, एक नई दहशत, एक नए टेरर की कहानियाँ रकम हो रही हैं। दुनिया खामोश है। हैरतन इस पूरी दुनिया में शायद ऐसी खामोशी है जिससे बेहिसी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा का रोल हम देखते हैं, वहाँ तो बहुत तेज़ी से आता है जहाँ पर यूक्रेन वार आती है, लेकिन जहाँ पर निहत्ते और बेचारे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, ख़वातीन, हॉस्पिटल्स पर बमबारी एक वार क्राइम का बड़ा सिलसिला है। साउथ अफ्रीका भी आगे आ जाता है, इंडोनेशिया भी आ जाता है, पाकिस्तान भी आवाज़ उठा रहा है, और बड़ी बात है कि साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। लेकिन क्या वजह है कि दुनिया के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही? इतनी ख़तरनाक हद तक नस्ल कुशी हो रही है कि जो हमें शायद एदाद-ओ-शुमार मिलते हों वो दुरुस्त भी ना हो, उससे कई ज़्यादा एदाद-ओ-शुमार हों। ज़फ़र इलाली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जलाल अल-फ़रा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ज़फ़र इलाली साहब बहुत सीनियर, बहुत मोहतरम और माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और जलाल अल-फ़रा साहब तर्जुमान फ़लस्तीन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का। ज़फ़र साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, बहुत मतलब इस हद तक सिचुएशन आ गई है कि हमारे दिल तो कांप ही रहे हैं। दुनिया भर में अब आवाज़ें तो उठ रही हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर नहीं, अवामी सतह पर। क्या वजह है सर कि अपनी अवाम अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी आवाज़ें उठा रही है, लेकिन हुकूमत की खामोशी है और इस हद तक बेहिसी? बस इसलिए कि अमेरिकनों का जो चौधरात है, ये सब मुल्क जो नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कोई शुबा रह गया है कि अगर आप 100-200 बच्चों को रोज मारें खामखा और वो क्राइम ना हो? कभी हो सकता है जो स्टेटिस्टिक्स निकल रहे हैं गजा से कि ये वो क्राइम ना हो, 100% है, मगर किस मुसलमान मुल्क, क्या हमें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा, उनको सोचना पड़ा कि ये वो क्राइम है? क्या हम लोग साउथ लैटिन अमेरिका, ब्राजील जाके कहना पड़ा? कौन सा सदर है मुसलमान मुल्क का जो कंडेम किया है इसको? अब आप समझ जाएं आप लोगों की, हमारी मुसलमानों की क्या हालत है सर। अब आप सोचें एक मिनट के लिए कि कितनी गुलामी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, जो पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ में अपना मौक़िफ़ पेश किया और कहा है कि इसराइली फोर्सेस का इनख़ला बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान अपना रोल तो प्ले कर रहा है। क्या कर रहा है सर? कम से कम बात तो करनी है। हम अब ज़ाहिर है जंग की सूरत तो एक इख्तियार नहीं की जा सकती दुनिया के साथ। भाई बात मैं नहीं कह रहा हूँ जंग नहीं कर सकते, और जंग उसमें ही नहीं,
मगर क्या आपने जब 1971 में, आपको याद होगा, जो ऑयल बॉयकॉट हुआ था, आपको पता है कि जो सुएज कनाल रुकवा दिया था, क्या हालत हुई थी वेस्टर्न यूरोप की कि उनको तेल नहीं आएगा। आपने देखा था ऑयल प्राइसेस किधर तक बढ़ गए थे, $2 से $40 हो गए। कोई तरीका और नहीं था। आप अपनी यूनिटी एक उमा की शक्ल में आगे आके बताना, कोई नहीं था। जलाल साहब, सर रोज़ाना की बुनियाद पर, और बल्कि रोज़ाना तो बहुत दूर की बात है, हर घंटे की बुनियाद पर हालात तेज़ी से एक बहरान की तरफ चले जा रहे हैं। बच्चों की नस्ल, मतलब नस्ल कुशी एक बहुत सोचा समझा क्राइम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहली बात तो मैं आपका जो मेहमान है, मैं इनकी बात पे थोड़ा सा एक कमेंट करना चाहता हूँ। आपने जब इनसे पूछा है, जब आपने इनको कहा कि पाकिस्तान भी आवाज़ उठा रहा, पाकिस्तान भी कर रहा है, तो आपके मेहमान ने आपसे सवाल किया था क्या कर रहा है। जी। मैं इन्हीं के साथ आवाज़ मिलाकर कहता हूँ कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान से मैं जलाल अल-फर्रा गज़ा का तर्जुमान, मैं तो कहता हूँ कि तकरीबन 4 महीने से लगातार हर प्रोग्राम में, हर चैनल पे मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक छोटा-सा मुतालबा किया, छोटा-सा मुतालबा जो पाकिस्तान के लिए कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। वो मुतालबा क्या था मेरा कि भई इस वक़्त 70,000 से ज़्यादा ज़ख्मी लोग हैं। उनमें से 100-200 ज़ख्मी को लाएँ, मैं खुद इनका इलाज करूँगा। हत्ता कि चंद दिन पहले आपकी जो निगरान सेटअप था, निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो मुशीर मोहतरमा मिसाल मलिक के मीटिंग में मैं शरीक भी था, और उस मीटिंग में भी मैंने यही अपना मुतालबा दोहराया है। और मैंने कहा कि आप कुछ ना करें, आप जंग को छोड़ें, आप पाकिस्तान से हमारा ये मुतालबा नहीं है कि आप उठ के इसराइल से जंग करें। हमें पता है पाकिस्तान के अंदरूनी-बैरूनी जो हालात है, अंदरूनी-बैरूनी जो खतरात है, इसके पाकिस्तान के ऊपर इतना बोझ हम बनना भी नहीं चाहते, ठीक है? और ना ही अच्छा, और पाकिस्तान गज़ा को खुराक, पानी पहुँचाना भी नाकाम हुआ। लेकिन एक काम तो पाकिस्तान तो कर सकता ना, ये बात मेरी और मिसाल मलिक साहिबा की बीच में हुई है। काफ़ी लोग भी, साउथ अफ्रीका का जो सफ़ीर है, वो भी मौजूद था उस मीटिंग में। मैंने कहा आप इतना कर लें कि फ़लस्तीन से, गज़ा से कुछ ज़ख्मी को तो लाएँ, कम से कम जो तशवीश हालत में ज़ख्मी है, या फिर जो इनको हम कम से कम हमेशा के लिए माज़ूरी की, जो माज़ूरी हमेशा के लिए इनसे तो बचा सकते हैं। वो भी जी हाँ, बिल्कुल, हर जब भी मैं 4 महीना हुआ है, 4 महीना मैं लगातार यही मुतालबा कर रहा है। जनाब मोहतरम, नस्ल खुशी की जो बात आपने की, बिल्कुल यही हो रहा है। अगर इस वक़्त कोई ये समझता है और ये कहता है कि इसराइल का जो जंग है, वो हमास के साथ है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये इसराइल का एक मुनज़्ज़म फ़ौज और इसके साथ मग़रिबी ताकत है अमेरिका के, और गज़ा की बच्चे, ख़वातीन और मासूम लोगों के बीच में है ये जंग है। जलाल साहब, वहाँ हमास के तो साथ इनका जंग भारतीय फौजी भी निकले हैं, जो सर इसराइल की बिल्कुल तरफ से लड़ रहे हैं। सर ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने दिया था जिस दिन मैंने आपके आपके चैनल में, मेरा ख़्याल पता नहीं, मेरी आपके चैनल में मैंने ये जी। ब्रेकिंग न्यूज़ दिया था। मैंने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दिया था उस वक़्त है कि 2 भारतीय फ़ौजी हलाक हुए। अच्छा, जैसे प्रोग्राम ख़त्म हुआ था आपके चैनल में, तो मुझे और इत्तला मिली है, क्योंकि मेरा 17-18 रिपोर्टर्स गज़ा के अंदर है। मुझे ये इत्तला मिली है कि 2 मज़ीद और हलाकत हुई है भारतीय फ़ौजियों के। भारतीय फौजियों के जो तादाद है गज़ा के अंदर मौजूद थे उस वक़्त 215, जिनमें से 4 हलाक हुए थे। इस बात की तस्दीक इस खबर की ब्रेकिंग मैंने दी थी। तो बिल्कुल है, इसराइल के साथ इंडिया मुलव्वस है और फ्रांस भी मुलव्वस है और कई ममालिक मुलव्वस हैं इस फ़लस्तीनियों के कत्ल-ए-आम में। जी। अच्छा सर, जब हम रोल की बात करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं, दुनिया भर की अक़वाम का एक मरकज़ है, उसकी बात करते हैं, कश्मीर का मसला ले लें, गज़ा का मैटर ले लें, और ये सारे कुछ मुस्लिम ममालिक के साथ जहाँ पर भी मसाइल हो रहे हैं, वहाँ का बिहेवियर बिल्कुल अलग और दूसरे ममालिक के लिए बिल्कुल एक ड्यूल फेस है। तो इसके लिए ख़ुद से ये जो इस्लामिक ब्लॉक है इतना बड़ा है, मैं अरब स्टेट्स की बात कर रहा हूँ जिनका मामला सीधे सीधे जुड़े हैं, उनकी खामोशी भी
बहुत ही खतरनाक हद तक खामोशी है। आपको मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि यूएई जो है, पता नहीं क्या है, मगर है कोई शॉपिंग मॉल है, पता नहीं। यूएई ने क्या कहा है? वो पैसे लेते हैं, इजरायलियों को हक दिया हुआ है लैंड और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यूएई में। उनको उन्होंने बिजनेस लेते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनको ओवरफ्लाइट राइट्स देते हैं, उनको हर चीज देते हैं जो शायद हमें भी नहीं मिलता है उनसे। ठीक है, उन्होंने एक चीज विड्रॉ किया है, ऑब्वियसली सर, विड्रॉ। क्या आप सही है, ये बात तो आपकी फिर बिल्कुल दुरुस्त है। प्लीज प्लीज आप, मैं माफ करिए, आप बुरा मत माने, जब एक ऐसे प्रोग्राम आप करते हैं, ऐसे सवाल आप पूछते हैं ऑन एयर, दुनिया सुन सकता है, मुझे शर्म आता है। मुझे शर्म आता है कि आपको मैं कहूं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। तो इसलिए मैं इन प्रोग्राम्स में एक्चुअली आई जस्ट डोंट लाइक टू कम एंड टॉक, इसलिए कि इट इज सो ऑब्वियस कि क्या मरज क्या है, वजह क्या है, आप क्या हैं। इट शोज योर, अब बताता है व्हाट यू आर मेड ऑफ। शर्म आती है। अच्छा जफर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, चले ये आपकी बात बिल्कुल ठीक, तल्ख भी है पर सच भी है, क्या हल है इस वक्त? क्या जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इस मुश्किल सिचुएशन में जहां सारा कुछ ऑब्वियस है, इसमें हल क्या है सर? क्या मत, किस सिचुएशन? गजा की सिचुएशन, क्या हल है सर? भाई बात सीधी सादी है कि इंटरनेशनल कोर्ट जो है, उन्होंने अमेरिकनों को कहा है कि भाई हम ज्यादा देर ये नहीं कह सकते कि ये वो क्राइम नहीं है। हम कब तक ये बहाना बनाएं, कब तक डिप्लोमेसी? ये इंसाफ नहीं दिया है इन्होंने डिप्लोमेसी दिया है। इन्होंने वो जजमेंट देना था वो नहीं दिया है, इसलिए कि जाके देखें उस कोर्ट के ऊपर बैठे कौन है। आपको चीफ प्रोसिक्यूटर क्या मुसलमान है? क्या चीफ प्रोसिक्यूटर एक पाकिस्तानी मुसलमान है जो लंदन में सेटल डाउन हुआ है कि क्या उसी बात असल ये है कि अगर आप इसको हमारे मजहब के साथ कनेक्ट करते हैं और इसलिए आप समझते हैं कि इसको हम लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप नहीं करते हैं। यू हैव नॉट डन इट। अगर आप इंसाफ की बुनियाद पे जाना चाहते हैं, तो वो जो आदमी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, देखिए अमेरिका उनको बम दे रहा है। ये सिर्फ नहीं है कि अमेरिका मुश्किल, थोड़ा हमारे बड़ा पुराना दोस्त है इसलिए वो कह रहा है हाय हाय हमारा दोस्त गलत कर रहा है, ये कुछ अब थोड़ा सा इसको, वो उनको बम में दे रहा है, मारो इनको, टू किल देम। ठीक है, अभी भी आपको समझ नहीं आ रही है, तो देयर इज नो होप फॉर यू ना। क्या कहते हैं जलाल साहब? देखिए बैनुल अक़वामी जो अदालत है उसके हवाले से भी आपका कमेंट बड़ा जरूरी होगा। देखिए सर, मैं सबसे पहले कमेंट करूंगा ओआईसी के ऊपर। ओआईसी के बारे में मेरी हमेशा राय इस जंग में और इससे पहले जो जंग 2021 में, हमेशा मेरी एक राय होती है और मेरी बात हमेशा साबित होती है। पता नहीं ये बात अगर मैं बताऊं तो आप नशर करेंगे नहीं करेंगे, बहरहाल दूसरे चैनलों ने किए हैं पाकिस्तान के मीडिया में। देखिए ओआईसी एक फजूल तंजीम है, एक फजूल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हमें गजा के अवाम को, फलस्तीन के अवाम को आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। ओआईसी इसराइल को यानी कत्ल आम से रोकने से तो दूर की बात है, ओआईसी तो खुराक नहीं पहुंचा सकता फलस्तीन को, गजा को दवाई नहीं पहुंचा सकता, तो आप उससे क्या तवक्कुआत करेंगे? वो वही है ना ओआईसी जो फलस्तीन के लिए बनी थी ना। तो आज तक के ना हमें ओआईसी से कोई फायदा हुआ और ना होगा, ठीक है, और ना हमें इनसे कोई उम्मीद है। ये मैं आज आपको सिर्फ, ये मेरी जलाल अल-फर्र की गजा के तर्जुमान की बात नहीं है, ये गजा की फलस्तीन के अवाम की तर्जुमानी करते हुए बता रहा हूँ, मैं इनकी आवाज आपको बता रहा हूँ। ये ओआईसी से हमें कोई उम्मीद नहीं है ही कोई नहीं उम्मीद है, नहीं है। नहीं है। बाकी जो आप इंटरनेशनल कोर्ट के जो बैनुल अक़वामी अदालत की जो बात की है, आपकी जो मेहमान है बड़ी अच्छी बात की है। देखिए अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन, सिक्योरिटी काउंसिल, ये अदालत, ये बैनुल अक़वामी अदालत, ये है क्या?
ये सब जनाब मोहतरम, ये सब इसराइल अमेरिका के मातहत है। मैं वही बात कर रहा हूँ जिसकी जिम्मेदारी भी लेता हूँ। जो भी ऑर्डर अगर अभी जो साउथ अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ फाइल किया केस फाइल किया है, वो जो जो एक बड़ा मजाक वाला ऑर्डर इन्होंने पास किया है अदालत ने, ये भाई मैं आपको आपके नाज़रीन को बता दूं, ये जो ऑर्डर पास हुआ है, ये ऑर्डर लिखा गया उसको व्हाइट हाउस में, और इसकी अप्रूवल तल अवीव में हुई है। ठीक है, ये बैनुल अक़वामी अदालत कोई आज़ाद अदालत नहीं है, और न ही वो कभी इसराइल के खिलाफ जाएगी, ना कभी इसराइल के खिलाफ कभी भी कोई ऑर्डर होगा। या आज की तारीख मेरी बात याद रखिएगा। जलाल साहब, हल क्या है? सर हल, आपने यही सवाल भी अब मेहमान से किया। हल देखिए, हल हमने हर हल इस्तेमाल करने की कोशिश की है। डिप्लोमेट फोरम पर है, नेगोशिएशंस, मुज़ाकरात से हर तरह के हल उस सूरत, देखिए हल इस तरह होता है जैसा आपका सामने दुश्मन है। हमारे जो दुश्मन है मेरा भाई, ये खून का ज़बान समझता है। शायद ये आपको ये बात मेरी मुनासिब नहीं समझेगी, नहीं लगेगी, लेकिन हकीकत यही है। हम इस दुश्मन को 75 साल से जानते हैं सर। ये इसराइल जो है, इनका साथ अगर हल करना मसला है, तो जब तक आप इसके इसराइल के ऊपर सही मानों में दबाव नहीं डालेंगे, जब तक इसराइल को खौफ और डर नहीं होगा, इसराइल फलस्तीनियों का जान नहीं छोड़ेगी, फलस्तीनियों का हक नहीं देंगे। अब ये बताइए, कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा इस दौर में, जो इसराइल को आके दिखाएगा, जो इसराइल को से जंग करेगा? मेरे ख्याल में नहीं है। इसलिए मेरी नजर में अब कोई हल मुझे नजर नहीं आ रहा जिसका मैं जिक्र करूं कि ये हल है। इसलिए कि बस फलस्तीनियों का आपके जैसा आपके सामने हो रहा है, यही फलस्तीन को कतलेआम होता रहेगा। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ, पिछली जंगों में भी मेरे हर बुरगम में भी वही हुआ ना, मेरी बात सब साबित हुई है। जो बातें मैंने की वही साबित हुआ। ये बहुत शुक्रिया तर्जुमान फ़लस्तीन जलाल अल फराज साहब हमारे साथ मौजूद, ज़फ़र हिलारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का। अगले हफ्ते फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।